मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय के संबंध में आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो ऑल अबाउट लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल कोर्ट, कौन से ऐसे केसेज हैं जो लेबर कोर्ट में लाए जाते हैं। सबसे पहले ये आपको जानना चाहिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कहा जाता है, जब कोई नियोक्ता और श्रमिक के मध्य किसी प्रकार का कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक या अधिक जो सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं वो न्याय निर्णय के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत सरकार उसको औद्योगिक न्यायालय या श्रम न्यायालयों को भेजती है, पहली चीज। दूसरा, मैटर उसके जुरिस्डिक्शन का होना चाहिए। स्टैंडिंग ऑर्डर की लीगलिटी के बारे में भेजा जा सकता है, प्रॉपर्टी के बारे में भी दावा लगाया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन का कहीं झगड़ा है भेजा जा सकता है, डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कमैन का हो सकता है, रीस्टेटमेंट हो सकता है, ग्रांट ऑफ रिलीफ से संबंधित हो सकता है, कस्टमरी कोई कंसेशन से संबंधित और स्ट्राइक लॉकआउट से संबंधित हो सकता है। ऑल मैटर्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की है उसको छोड़कर सेकंड शेड्यूल के मैटर इसमें जाते हैं। सबसे पहले कंसिलेशन ऑफिसर भी बने हुए हैं जो उस मैटर को मैनेजमेंट को भी बुलाते हैं और वर्कर्स को भी बुलाते हैं जिनका कोई ग्रीवियंस है। कैसे ये केसेस डील्स होते हैं, क्या पावर होते हैं, क्या जजेस कैसे बनते हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। सिविल कोर्ट के अंतर्गत हर तरह के न्यायालय, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, अदर मैटर्स कॉरपोरेट बिजनेस से संबंधित हो, उनमें मैटर्स सब एट लेंथ चलते हैं और उनमें ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस होता है। ट्रिब्यूनल की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य है वो इंडस्ट्रियल कोर्ट और लेबर कोर्ट को जो बनाया गया है, ये गरीबों के जो मैटर हैं, गरीब श्रमिक हैं, इनकी भलाई के लिए, जिससे जल्दी त्वरित निराकरण हो, इनको शीघ्र सस्ता न्याय सुलभ हो, इस उद्देश्य से इनकी अलग से स्थापना की गई है। स्पेसिफिक मैटर आते हैं पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, चाहे वो ओवर टाइम हो, वेजेस हो, कंपनसेशन से संबंधित हो, ईएसआई से संबंधित हो, ये सारे मैटर्स इसमें चलते हैं। मिनिमम वेजेस से संबंधित हो तो जुडिशियल बॉडी में ये एक अलग से ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। इसके अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस वगैरह एप्लीकेबल नहीं होते। सिविल क्रिमिनल में भी इन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं इन्हें ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से वहां पर कानून का पालन करते हुए विधिक प्रक्रिया के अनुसार इन प्रकरणों का निराकरण कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इन मैटर को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत रेफर कर सकती है। 4 ऐसे राज्य हैं, जैसे बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है बॉम्बे में, गुजरात में गुजरात इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 1960, इसी तरह छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट। ये स्टेट के एक्ट अलग हैं। तो ये जो एम्प्लॉय का जो झगड़ा होता है वो उसको नैरो सेंस में आप ना लेते हुए वो इंडस्ट्रियल मैटर कहलाता है। एक ही न्यायाधीश हर श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय में बैठते हैं और इसमें लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉय, वो जो है लीगल है कि इलीगल है, ये इसको डिसाइड करता है। डिसमिसल ऑफ ए वर्कमैन, ग्रांट रिलीफ ऑफ वर्कमैन को क्या चाहिए, रॉन्गफुली अगर डिसमिस किया गया है, विड्रॉल ऑफ एनी प्रिविलेज, उसके राइट को विड्रॉ कर लिया गया है, इलीगलिटी और अदरवाइज ऑफ ए स्ट्राइक और लॉकआउट की लीगलिटी देखी जाती है, वेजेस के बारे में, वर्किंग आवर्स वगैरह। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक ही जज बैठता है। इसकी क्वालिफिकेशन का जहां तक प्रश्न है, वो हाईकोर्ट का जज भी हो सकता है, रिटायर डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, एडीजे हो सकता है जिसे 3 साल का अनुभव है, और न्यायिक अधिकारी के रूप में जिसने 7 साल तक कम से कम काम किया हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के अंदर 5 साल का वो हो सकता है, 35 साल उसकी आयु हो, भारत का नागरिक हो और एलएलबी पास कम से कम होना चाहिए। तो ये 65 साल तक के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कई बार नियुक्ति कई राज्यों में दी जाती है, कहीं कहीं वो स्टेट सर्विस में है तो 62, अन्यथा 60 साल तक का प्रावधान है। ये आपको जानना चाहिए। सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली उन्हें जैसा प्रोसीजर अब बीएनएसएस में प्रिस्क्राइब है नए अधिनियम में, उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर रहते हैं और ये सिविल केसेस को ट्रिब्यूनल सुनते हैं जिससे जल्दी त्वरित मामलों का निराकरण हो। सीपीसी के प्रोसीजर जैसा मैंने बताया स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है और ना ही सीआरपीसी और एविडेंस।
लेकिन वो अपनी सुविधा अनुसार इन मामलों को सुनते हैं। जहाँ तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट का प्रश्न है, 1960 का ये अधिनियम है, इसके तहत जो भी मामलों की सुनवाई होती है, गरीब श्रमिक या तो वो मामला रेफरेंस होकर आता है जिसमें पॉइंट्स तय रहते हैं, या फिर डायरेक्ट गरीब श्रमिक कई जगह तो बिना टिकट के, बिना कोर्ट फीस के भी या आवेदन लेकर श्रमिक भी खड़ा हो सकता है, अपने मामले को सुनवाई के लिए लगा सकता है, या कंबाइंड हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट वगैरह भी हो सकते हैं जो सभी के कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं। इस तरह ये मामले आते हैं, इनकी सुनवाई सिविल न्यायालय की तरह होती है, लेकिन इसमें टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है। अधिकतम समय सीमा 6 माह जैसे रखी गई है। 6 माह के अंदर मामलों का निराकरण त्वरित गति से हो जाना चाहिए। दूसरा, इनमें एडजॉर्नमेंट अननेसेसरी ना दिया जाए। गरीब स्वयं अपने मामले की पैरवी कर सकता है, वकील साहब को भी रख सकता है, शासन की ओर से भी उनको एमिकस क्यूरी के रूप में वकील मिल सकता है। ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर जो मैं लेबर कोर्ट वगैरह के बारे में बता रहा हूँ और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में, इट इज़ ए फाइट बिटवीन टू थॉरोली अनइक्वल्स, दो असमान पक्षों में। एक नियोक्ता होता है जो हर तरह से सबल है, उसके पास पैसा भी है, शक्ति भी है, वो सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले जा सकता है, लेकिन श्रम न्यायालय के समक्ष गरीब श्रमिकों को शीघ्र सस्ता सुलभ न्याय मिले, इस उद्देश्य से इन ट्रिब्यूनल्स को सिविल कोर्ट से अलग रखा गया है। तो ये आपको जानना चाहिए। तो ये असमान पक्षों की लड़ाई है। इट इज ए फाइट बिटवीन टू थॉरोली अनइक्वल्स। वन, उसमें एक एक्सप्लॉइटर होता है जिसे नियोक्ता कहा जा सकता है, शोषण करता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करता है, गरीबों के श्रमिकों के जो हित हैं उनको समय से नहीं मिल पाते, तो इसके लिए ये बनाए गए। और दूसरा शोषित पक्ष होता है गरीब श्रमिक, जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, तो बहुत सारे मामलों में लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ही मामले का निराकरण हो जाता है। शीघ्र सस्ता सुलभ न्याय मिलता है। किसी को कोई राज्यों में इनमें अपीलेट में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं, औद्योगिक, जहां आप अपील कर सकते हैं। कोई भी पक्ष जो एग्रीव्ड है, दुखित है, वो अपील में जा सकता है। एक ही न्यायाधीश यहाँ होता है और मेंबर के रूप में लेबर कोर्ट्स की जो अपील डिसाइड होती हैं उनको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के मेंबर और अध्यक्ष, डीवी का भी प्रोविजन है, डिवीजन बेंच के रूल्स बने हुए हैं। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस रूल्स द्वारा सुने जाते हैं। तो इस तरह इन मामलों की सुनवाई होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको सेटअप के बारे में और बता दूं। इसमें जो लेबर कोर्ट का जज है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इनिशियली 5 साल की कम से कम प्रैक्टिस का इंडस्ट्रियल रिलेशन में आता है। तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट कहलाता है जब CGIR का या MPIR का या बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन या गुजरात इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत काम करता है। दूसरा, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर क्रिमिनल मैटर्स में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पैटी ऑफेंसेस के जो लेबर लॉज से संबंधित हैं, इंस्पेक्टर लगाता है या सेंट्रल का इंस्पेक्टर लगाता है, उन मामलों को भी निराकृत करने का, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का उसको पावर है। इसके अलावा ESI के केसेस में ये जज ESI कहलाता है। वर्कमैन्स कंपनसेशन में एम्प्लॉयज कंपनसेशन कमिश्नर कहलाता है। उसमें कोई दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना से संबंधित क्षतिधन की राशि या डेथ हो गई तो कंपनसेशन की राशि जो उसके LRs को मिलनी है वो न्यायालय में विदिन 30 डेज जमा कराई जाती है। अगर 30 दिन से अधिक समय हो जाता है तो इंटरेस्ट पेनल्टी के सेक्शन 4A वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट में प्रोविजन है। मिनिमम वेजेस शासन द्वारा निर्धारित या केंद्र शासन द्वारा निर्धारित कितना मिलना चाहिए, अगर वो पेमेंट सही समय से नहीं किया जाता है तो वो मिनिमम वेजेस के सूचकांक सरकार जारी करती है, उतना उन्हें मिलना ही चाहिए। इसमें 10 टाइम्स तक पेनल्टी का प्रोविजन है। पेमेंट ऑफ वेजेस 7 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए, वो अगर नहीं मिला है तो इसके लिए भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होता है या सिविल केस भी लगाया जा सकता है। सिविल केसेस अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट डेजिग्नेशन से वो डिसाइड करते हैं सिविल के रूप में, और मिनिमम वेजेस में अथॉरिटी अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत डिसाइड करते हैं। कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के केस के लिए जज ESI जज के रूप में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत भी बहुत सारे सिविल मामले जो भी वहां से रेफरेंस भेजे हैं, तो इन मामलों को डिसाइड करने के लिए वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी कहलाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट भी होता है। ये कुछ जानकारियां मैंने आपको बेसिक तौर पे दी, और श्रम न्यायालय का जो मुख्य या मूल उद्देश्य बनाने का यही है, सिविल कोर्ट से अलग, कि वहाँ केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, शीघ्र त्वरित न्याय मिले, इस उद्देश्य से इनकी अलग से स्थापना की गई है और इन जजेस को विशेष अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में
छत्तीसगढ़ राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में लगभग ये डाइंग कैडर हो गया है लेबर जजेस का। अब करीब करीब एडीजे और सिविल जज क्लास 1 को लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सिविल जज क्लास 1 को, एडीजेस यहाँ छत्तीसगढ़ में सारे कोर्ट्स में या तो एडिशनल चार्ज है या उनको लेबर कोर्ट का चार्ज दिया गया है। तो ये उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा वीडियो मेरा। कोई दिक्कत हो तो मेरा एक चैनल है पैरामीटर ऑफ लॉ, जो यूट्यूब पर उपलब्ध हूँ मैं, और लगभग उसमें 2500 के आसपास मेरे वीडियोस अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और लेबर डिस्प्यूट से संबंधित आप जानकारी लेबर लॉज की ले सकते हैं। कोई अन्य दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं चैनल पर, मैं आपके लिए सहर्ष उपलब्ध हूँ। और आप जो बोलेंगे मैं उस तरह का वीडियो आपको जानकारी के लिए, आपकी जानकारी बढ़े, बना दूंगा। तो जुड़ जाइए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। मैं ये सामाजिक कल्याण, श्रमिकों के लिए, आम पब्लिक के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए इस चैनल को चला रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद मेरा समय भी व्यतीत हो रहा है और बुद्धि से आपके जो कुछ भी ज्ञान मेरे पास, अल्प ज्ञान उपलब्ध है, मैं उसको दे रहा हूँ। तो जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। एक और प्रार्थना, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, यदि आप उचित समझें तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।